कृपया ध्यान दें। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, तो इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की लिंक दी हुई है। इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बैकअप चैनल की लिंक है। कभी मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट आ जाए तो आप लोग वहां स्टोरी सुन सकते हैं। इसलिए इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, एक काम और भी करो दोस्तों। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक स्कैनर अपलोड कर रहा हूं। जो भाई पैसे डोनेट करके सपोर्ट करना चाहता है वो कर दे, क्योंकि भाई मैंने अभी तक इतने वीडियो अपलोड किए हैं, फिर भी मुझे यूट्यूब से एक पैसा तक नहीं मिला है और मेरी टीम को भी पैसे देने बाकी हैं। तो भाइयों, आप लोग जितना हो सके उतना डोनेट करके हेल्प करो। तो आज के लिए इतना ही। स्टोरी सुनो और इसका आनंद लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एपिसोड 136 धम। उसके सामने का मकबरा अचानक फट गया और एक आकृति अंदर से रेंग कर बाहर आई। यह दृश्य विहान की रोंगटे खड़े कर देने वाला था। थोड़ी देर बाद वह आकृति विहान के सामने प्रकट हुई। यह व्यक्ति हरे रंग की पोशाक में था और एक दृढ़ आभा बिखेर रहा था। उसका पूरा शरीर तेज हत्या की भावना से भरा हुआ था। वह ऐसा व्यक्ति था जो केवल एक नजर से ही डर पैदा कर देता था। यहां तक कि विहान भी इस व्यक्ति के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति उसे आसानी से मार सकता था। क्या तुम अर्मक देव हो? विहान ने थूक निगलते हुए संकोच के साथ पूछा। उस व्यक्ति की ठंडी नजर विहान की ओर तेजी से मुड़ी और वह अपने आप से बुदबुदाया, हम। यह लड़का इस स्तर पर संसार कब्रिस्तान को कैसे नियंत्रित कर सकता है? फिर उसने अपने पीछे के मकबरों की ओर देखा। यह देखकर कि वे सभी मंद थे, उसने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि इस लड़के ने 100 विशेषज्ञों को मुक्त कर दिया है, लेकिन यह पता चला कि यह सिर्फ मैं हूं। उफ, क्या मैं अर्मकदेव इन लोगों से कम हूं? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में दिखा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने सिर हिलाया। आह, मैं वास्तव में बाकियों से कम हूं। आप क्या बुदबुदा रहे हैं? विहान ने आश्चर्य से पूछा। अर्मकदेव ने फिर विहान की ओर देखा। छोटे बच्चे, चूंकि तुम्हारे पास संसार कब्रिस्तान है, मेरी विरासत गायब नहीं होगी। हालांकि बाहरी दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बाहर केवल थोड़े समय के लिए प्रकट हो सकता हूं। अब से तुम्हें जितना हो सके सीखना चाहिए। उसके बाद अर्मकदेव ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। बाहरी दुनिया में वह कीड़ा वास्तव में संसार कब्रिस्तान के मालिक को मारने की कोशिश करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हारा शरीर उधार लूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। कुछ सेकंड बाद उसके चारों ओर सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया और विहान ने खुद को मार्शल आर्ट्स मंच पर वापस पाया। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। विहान थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसके दिमाग में जानकारी का एक झोंका आया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह संसार कब्रिस्तान का मालिक था, इसलिए जब तक वह चाहता, अर्मकदेव इस दुनिया से गायब हो जाता। दूसरे शब्दों में, दूसरा पक्ष उसका कोई नुकसान करने की हिम्मत नहीं करता था। विहान की जिज्ञासा जाग उठी। वह देखना चाहता था कि इन मकबरों के नीचे छिपे विशेषज्ञ कितने भयानक थे। उसके सामने पुलकित तोमर का चेहरा उग्र था और उसके सामने पुलकित तोमर का चेहरा उग्र था और वह विहान को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो। बच्चे, इस दुनिया को आखिरी बार देख लो। अगले जन्म में इतना घमंड मत करना। यह दुनिया ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसी छोटी मछली चुनौती देने की सोच भी सकें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पुलकित तोमर हमला करने वाला था कि तन्मय ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने हाथ में दस्तावेज लहराया। पुलकित तोमर, यह हुआशिया के सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है। विहान ने हुआशिया के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। तुम उसे छू नहीं सकते। यह उस व्यक्ति का आदेश है और कोई भी मार्शल कलाकार इसका उल्लंघन नहीं करेगा। पुलकित तोमर की पुतलियां से कुड़ गईं, क्योंकि उसने दस्तावेज के नीचे लाल मुहर और हस्ताक्षर को घूरा। उस बड़े शख्स ने वास्तव में इस कचरे की रक्षा करना चाहा। यह कैसे संभव था?
भले ही उसे परिणामों का डर था, पुलकित तोमर अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने अब भी और यहां विहान को नहीं मारा तो उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए उसकी उंगलियों से आध्यात्मिक क्यूई की एक धारा निकली और दस्तावेज को नष्ट कर दिया। तुम मुझे नकली दस्तावेज से झूठ बोलना चाहते हो? तन्मय का चेहरा बदल गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे एक बल ने मंच से उड़ा दिया। किसने सोचा होगा कि पुलकित तोमर उस व्यक्ति के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा? पुलकित जानता था कि उसे इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना होगा, इसलिए उसने तुरंत अपना हमला शुरू किया। बच्चे, भले ही स्वर्ग नीचे उतर आए, तुम मरोगे। पुलकित तोमर की आध्यात्मिक क्यूई ने उसकी मुट्ठी को ढक लिया, जो लगभग बढ़ती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि वह विहान की ओर तेजी से बढ़ी। यह विहान पर लगने वाली थी। हालांकि विहान बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ पीठ के पीछे थे। वह बेहद शांत दिख रहा था। मंच के नीचे सभी लोग अपने मुंह खोलकर देख रहे थे और कुछ ने अपनी आंखें ढक लीं, उसकी भयानक मृत्यु को देखने से डरते हुए। उसी समय एक बेसबॉल टोपी पहने हुए व्यक्ति तेजी से दौड़ आया। यह रंजीत मल्होत्रा था। पुलकित तोमर ने हॉल मास्टर को छूने की हिम्मत की तो वह पूरे जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से माफी मंगवाएगा। अचानक विहान ने अपनी आंखें खोल दी। रुको, उसकी नजर में क्या था? वो अलग दिख रहा था। तुम सिर्फ एक कीड़ा हो। मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे करते हो? विहान ने तंज कसा। फिर उसने अपना हाथ लहराया और पूरा मार्शल आर्ट्स मंच उसकी हत्या की भावना में डूब गया। आकाश में अचानक काले बादल इकट्ठा हो गए। पुलकित तोमर का शरीर तुरंत रुक गया। ऐसा नहीं था कि वह रुकना चाहता था, बल्कि उसे किसी भयानक शक्ति ने स्थिर कर दिया था। मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। विहान की ठंडी आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक दो तेज आवाजें सुनाई दीं, क्योंकि पुलकित तोमर के हाथ खून के धुंध में फट गए। दर्द ने पुलकित तोमर को मरने की इच्छा करा दी और वह अपनी चीखों को दबा नहीं सका। विहान ने पुलकित तोमर को उदासीन नजर से देखा। अचानक उसने गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का क्या अधिकार है? पुलकित का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह ठीक हो पाता, उसकी पीठ पर एक पहाड़ का बोझ लग रहा था। खच! उसके घुटने टूट गए और वह विहान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस पल पुलकित तोमर की आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, केवल डर था। यह बच्चा अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? यह अविश्वसनीय था। हालांकि यह सोचने का समय नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से विहान को सिर झुकाया। वे ग्रैंड मास्टर विहान, मैं गलत था। कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं आपका नौकर बनने को तैयार हूं। इसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलकित तोमर वास्तव में घुटने टेककर दया की भीख मांग रहा था। अभी क्या हुआ था? विहान ने पुलकित तोमर को उदासीनता से देखा और कहा, मेरा नौकर बनना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसे कीड़े इसके लायक हो? मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विहान ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया। धम! जमीन हिल गई और आकाश में गड़गड़ाहट गूंजती प्रतीत हुई, क्योंकि प्रभाव बिंदु से एक अदृश्य शक्ति की लहर फैल गई। पूरा मार्शल आर्ट्स मंच दरकने और टूटने लगा। जब यह पुलकित तोमर के शरीर तक पहुंचा, एक बेहद शक्तिशाली बल ने उसे आकाश में उड़ा दिया। अचानक पुलकित तोमर का शरीर टुकड़ों में फट गया। आकाश से खून की बारिश होने लगी। एपिसोड 137। पुलकित तोमर मर चुका था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से सामने आएंगी। एक ऊंचा और शक्तिशाली व्यक्तित्व एक युवक द्वारा कुचल दिया गया और मार डाला गया। चारों ओर मृत्यु जैसी शांति छा गई, सिवाय डर और आश्चर्य की दबी हुई सांसों के। फिर पूरा मार्शल आर्ट्स मंच ढह गया। केवल वह स्थान बचा जहां विहान खड़ा था, जो अछूता रहा। वहां मौजूद सभी ने गहरी सांस ली और एक दूसरे की ओर देखा। ग्रैंड मास्टर पुलकित मर गया? क्या यह सच में हो रहा है? सिर्फ 10 मिनट में 3 ग्रैंड मास्टर मर गए। यह कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि रिवर सिटी और जियांगन प्रांत में चीजें बदलने वाली हैं। वाणी बेनर्जी के पिता अपनी सीट से कांपते हुए खड़े हुए।
इस लड़के ने ये कैसे किया? पिताजी, मुझे नहीं पता। वाणी बनर्जी का दिमाग पूरी तरह से खाली था। आनंद बिश्नोई की धुंधली आंखों में एक चमक उभरी। उसने अपनी मुट्ठी जोर से लहराई और चिल्लाया, अच्छा, अच्छा, अच्छा। सूरज बिश्नोई के चेहरे पर अविश्वास था। पिताजी, उसने मार्शल आर्ट्स मंच को तोड़ दिया? क्या वह सच में वही है? ऐसा क्यों नहीं लगता? आनंद बिश्नोई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे भी यही एहसास है। अगर मिस्टर विहान के पास ऐसी ताकत होती, तो वह शुरू से ही सबको मार सकता था। उन चोटों को सहने की कोई वजह नहीं थी। ऐसा लगता है कि वह कुछ रहस्य छिपा रहा है। रंजीत मल्होत्रा विहान से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी आंखें विहान पर टिकी थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि हॉल मास्टर ने यह कैसे किया, लेकिन यह लड़ाई अकेले ही उसके नाम को हुआशियन मार्शल आर्ट्स के इतिहास में दर्ज करने के लिए काफी थी। उसने हुआशिया के शीर्ष 400 ग्रैंड मास्टर्स में से एक को एक ही चाल में मार डाला था। यहां तक कि रंजीत मल्होत्रा भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी तैयारियां तेज करनी होंगी। हॉल मास्टर का सफर जल्द ही रिवर सिटी और जियांगन प्रांत से आगे बढ़ेगा। किसी समय वह पूरे हुआशिया को हिला देगा। सबसे ज्यादा हैरान चिराग, श्यामक और दूसरा रेफरी साहिल थे। दोनों हुआशिया के ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 500 में थे, जिससे वे यहां मौजूद एकमात्र लोग थे जो शायद यह समझ सकते थे कि क्या हुआ था। फिर भी वे भी इसे समझ नहीं सके। चिराग श्यामक ने सोचा था कि विहान का श्यामक परिवार में शामिल होने के निमंत्रण को ठुकराना घमंड के कारण था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि श्यामक परिवार इस तरह के विशेष अंश को सुरक्षा देने के लायक ही नहीं था। विहान की ताकत को देखते हुए वह श्यामक परिवार की 1000 साल पुरानी नींव को नष्ट कर सकता था। ग्रैंडमास्टर चिराग, क्या वह व्यक्ति वास्तव में एक प्राचीन मार्शल कलाकार है? कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? दूसरे रेफरी साहिल ने कांपती आवाज में पूछा। चिराग श्यामक ने विहान को घूरा। लंबे समय बाद उसने कहा, मेरे अवलोकन के आधार पर वह प्राचीन मार्शल कलाकार नहीं है। वह शायद एक साधक है। क्या? दूसरा रेफरी साहिल अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। इस दुनिया में सचमुच साधक मौजूद हैं, तो क्या पारगमन क्षेत्र सिर्फ शुरुआत है? क्या किंवदंतियां सच हैं? चिराग श्यामक ने सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे चिंता है कि विहान ने बहुत कुछ उजागर कर दिया है। अगर यह खबर फैल गई कि उसने इतने लोगों के सामने 3 ग्रैंड मास्टर्स को मार डाला, तो वह निश्चित रूप से जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और यहां तक कि हुआशिया के मार्शल आर्ट्स जगत का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। कुछ ताकतें निश्चित रूप से एक संभावित खतरे को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगी, चाहे किसी भी तरह से। साथ ही नियमों के अनुसार जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का एक विशेषज्ञ इस द्वंद्व की गुप्त रूप से निगरानी कर रहा होगा। अगर वह व्यक्ति भाग निकला तो वे विहान का शिकार करेंगे। साहिल का चेहरा बदल गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, एक गुस्से भरी आवाज 1000 मीटर दूर से गूंजी। विहान, तुमने जियांगन प्रांत मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष को मारने की हिम्मत कैसे की? वे निश्चित रूप से आज जो हुआ उसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारी मृत्यु बस समय की बात है। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और एक काली छाया को तेजी से भागते हुए देखा। बुरा हुआ, वह व्यक्ति भाग गया, साहिल और चिराग श्यामक ने एक साथ कहा। एक बार जब यह व्यक्ति चला गया, तो यह खबर कि विहान एक साधक है, पूरे हुआशिया में फैल जाएगी। सभी ने विहान की ओर देखा, जो अभी भी मार्शल आर्ट्स मंच के एकमात्र बचे टुकड़े पर शांति से खड़ा था, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए। तन्मय ने जल्दी से कहा, मिस्टर विहान, मैं इस व्यक्ति को रोकने में आपकी मदद करूंगा। जैसे ही वह पीछा करने वाला था, एक हल्की आवाज गूंजी। इसकी कोई जरूरत नहीं। तन्मय अपने कदमों पर रुक गया। लेकिन अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं, भले ही वह हजारों मील दूर हो, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। विहान की आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी। कुछ सेकंड बाद विहान ने अपना दाहिना हाथ खोला, क्योंकि उसके दंतियन से सच्ची क्यूई उसकी हथेली में इकट्ठा हुई। उसका पूरा शरीर एक शैतानी आभा बिखेरने लगा।
जो 10 मील के दायरे में मौजूद सारी आध्यात्मिक क्यूई को सोख रहा था। उसकी हथेली में एक काल्पनिक तलवार धीरे धीरे संकेंद्रित हुई, जो सुनहरे और लाल प्रकाश से चमक रही थी और उसकी हत्या की भावना से भरी हुई थी। देखने वाले इस दृश्य से भयभीत हो गए। जो हो रहा था वह सामान्य समझ की सीमाओं से परे था। क्या यह कोई विशेष प्रभाव था? क्या यह कोई फिल्म थी? क्या वह तलवार असली थी? विहान ने उनकी उलझन भरी नजरों को अनदेखा किया, दूर भाग रही आकृति की ओर देखा और तंज कसा। हालांकि फिएंडिश फिस्ट संप्रदाय तलवार नियंत्रण तकनीकों में विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। 100 काल्पनिक तलवार हवा को चीरती हुई भागरे विशेषज्ञ की ओर बढ़ी। उस व्यक्ति ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की और यह देखने के लिए अचानक सिर घुमाया कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, काल्पनिक तलवार ने उसके शरीर को भेद दिया। धम! वह तुरंत खून के कणों की धुंध में बिखर गया। उसे चीखने का समय भी नहीं मिला। वहां मौजूद ग्रैंडमास्टर्स ने यह देखकर अपने चेहरे पीले कर लिए। यह कैसा जादू था? क्या विहान इंसान भी था? रुको, क्या वह उन्हें चुप कराने के लिए मारने वाला था? शिट! विहान ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कारण से खुद से बात कर रहा हो। बच्चे, मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है। घमंड ताकत की नींव पर बनाया जाना चाहिए। मेरे पास अभी लगभग 6 घंटे बचे हैं। मेरे गायब होने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक एहसान करूंगा और उनकी यादें मिटा दूंगा। हालांकि कुछ लोग आज जो हुआ उसके बारे में अटकलें लगाएंगे। मुझे आशा है कि उन लोगों के कदम उठाने से पहले तुम खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाओगे, या कम से कम दूसरा मकबरा सक्रिय करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाओगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अर्मगदेव, जो विहान के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, ने अपना हाथ लहराया। एक चमकदार प्रकाश ने चारों ओर को घेर लिया और जो कुछ हुआ था उसकी अधिकांश यादें मिटा दीं, खासकर वे जो उस समय से संबंधित थीं जब अर्मगदेव ने विहान के शरीर पर नियंत्रण लिया था। आखिरकार इस समय दुनिया को चौंकाना विहान को ही नुकसान पहुंचाएगा। एपिसोड 138। हालांकि अर्मगदेव ने कुछ लोगों की यादें नहीं मिटाई। एक था रंजीत मल्होत्रा, दूसरा था चिराग श्यामक। विहान ने अनुरोध किया था कि रंजीत मल्होत्रा अपनी यादें बनाए रखे। आखिरकार वह उसका अधीनस्थ था। जहां तक चिराग श्यामक की बात है, यह अर्मगदेव का अपना निर्णय था। आपने चिराग श्यामक की यादें भी क्यों नहीं मिटाई? विहान ने जिज्ञासा से पूछा। तुम्हें बाद में पता चलेगा, अर्मगदेव ने जानबूझकर कहा। प्रकाश धीरे धीरे खत्म हुआ और सभी की आंखें सुस्त और चमकहीन दिखने लगीं। रंजीत मल्होत्रा ने स्वाभाविक रूप से कुछ गड़बड़ महसूस किया जब उसने चारों ओर देखा और पाया कि सभी के चेहरे का भाव लगभग एक जैसा था। क्या यह भी हॉल मास्टर का काम है? रंजीत मल्होत्रा ने विहान की ओर देखा और उसे एक कदम आगे बढ़ते हुए चिराग श्यामक के पास जाते देखा। चिराग श्यामक दूसरे रेफरी साहिल से बात करना चाहते थे, लेकिन उसने पाया कि साहिल की आंखें सुस्त और खाली थीं। ग्रैंडमास्टर साहिल? कोई जवाब नहीं आया। ग्रैंडमास्टर साहिल, जाग जाइए, चिराग श्यामक ने जारी रखा। इस पल विहान उसके सामने पहुंच गया था। उसने चिराग श्यामक को उदासीनता से देखा और कहा, आप उसे जगा नहीं पाएंगे। मैंने यहां मौजूद सभी की यादें सील कर दी हैं। 1 मिनट बाद जब वे होश में आएंगे तो अभी जो कुछ हुआ वह उनके दिमाग से गायब हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, मैंने उनकी यादों का एक हिस्सा मिटा दिया है। चिराग श्यामक चौंक गया और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव था? इस दुनिया में वास्तव में यादें मिटाने का कोई तरीका था? इसे प्राचीन मार्शल आर्ट्स से समझाया नहीं जा सकता था। यह मिथकों और किंवदंतियों की बात थी। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कांपती आवाज में पूछा, तो आपने मेरी यादें क्यों नहीं मिटाई? क्योंकि आप यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से अधिक मूल्यवान हैं। चिराग श्यामक चौंक गया और तुरंत समझ गया। उसके वृद्ध चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ के सामने उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। मेरे नौकर के रूप में आपकी मेरे प्रति वफादारी आपके पीछे के परिवार से भी अधिक होगी, विहान ने शांति से कहा। बेशक, आपके पास एक और विकल्प है,
मैं आपकी यादें भी मिटा सकता हूं। जब चिराग श्यामक ने यह सुना तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। भले ही वह 100 साल और प्रशिक्षण लेता, आज जो हुआ वैसा कुछ अनुभव करना असंभव था। अगर उसने अपनी यादें मिटाने का विकल्प चुना तो वह मजबूत बनने और अपने जानने से पूरी तरह अलग दुनिया को देखने का एक मूल्यवान अवसर खो देता। इससे भी महत्वपूर्ण बात, विहान उसके जीवन में मिला सबसे ताकतवर व्यक्ति था, इसीलिए विहान का नौकर बनना वास्तव में एक अवसर था। सब कुछ सोचने के बाद चिराग श्यामक की आंखों में दृढ़ता की एक झलक दिखाई दी। वह विहान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं चिराग श्यामक, ग्रैंडमास्टर विहान का नौकर बनने को तैयार हूं। विहान ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और उसके रक्तसार की एक बूंद चिराग श्यामक के माथे में जा गिरी। मैंने पहले ही अपने रक्तसार को आपके दिमाग में डाल दिया है। अगर आपने मुझे धोखा दिया तो आप मेरे साथ मर जाएंगे। चिराग श्यामक का शरीर कांप उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है, और जल्दी से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर विहान मंच से नीचे उतर गया, क्योंकि अर्मक देव ने उसके शरीर का नियंत्रण उसे वापस दे दिया और कहा, मेरे पास अभी कुछ समय बचा है। एक शांत जगह ढूंढो और मैं अपना अंतिम मिशन पूरा करूंगा। 1 मिनट खत्म हो गया और सभी खाली भावों के साथ जाग गए। ये क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे भी। वैसे विहान कहाँ है? विहान ने एल्डर पुलकित को अभी कैसे मारा? अरे, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि एल्डर पुलकित का शरीर फट गया क्योंकि उसने अपनी शक्ति का अति प्रयोग किया था। यह सच है। मुझे भी ऐसा कुछ धुंधला सा याद है। यह सही नहीं है। विहान ने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके एल्डर पुलकित को मारा था। जो भी हो, इस लड़ाई में 3 शीर्ष ग्रैंड मास्टर्स विहान की वजह से मर गए। मल्होत्रा परिवार फिर से उठने के लिए नियत है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि अब रिवर सिटी में कोई भी हेवनली जस्टिस ग्रुप को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही अब हम उसे विहान नहीं कह सकते। अब वह ग्रैंड मास्टर विहान है। सही, सही, सही। उन 3 ग्रैंड मास्टर्स को मारने के बाद ग्रैंड मास्टर विहान कहां गए? तब सभी को एहसास हुआ कि विहान गायब हो गया था। इस पल दूसरा रेफरी साहिल भी जाग गया। उसने भौहें सिकोड़कर बुदबुदाया, ऐसा क्यों लगता है कि मेरी यादों में एक खालीपन है? कुछ चीजें मुझे याद नहीं आ रही हैं, चाहे मैं कितना भी दिमाग लगाऊं। चिराग श्यामक ने यह सब गंभीर भाव से देखा। उसने उस दिशा में देखा जिधर विहान गया था। उसके चेहरे पर एक चिंतनशील भाव था। मास्टर का आगमन शायद जियांगन प्रांत और हुआशिया में खूनी तूफान लाएगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया की ठहरी हुई स्थिति बदलने वाली है। टॉमसन कॉन्डोमिनियम्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर विहान अपने गुप्त कमरे में पहुंच गया था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। यह फेनडिश फिस्ट संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर अर्मक देव था। संसार कब्रिस्तान के पहले मकबरे से निकला विशेष। अर्मक देव ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे क्योंकि उसकी आभा फैल गई। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अपने सीमित समय का ज्यादा हिस्सा तुम्हें जवाब देने में नहीं बिताना चाहता। तुम केवल 3 सवाल पूछ सकते हो, अर्मक देव ने हल्के से कहा। विहान ने एक पल सोचा और कहा, पहला सवाल, आप मकबरे में क्यों फंसे थे और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अर्मक देव ने विहान को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, यह 2 सवाल हुए। पहला, हम मकबरों में फंसे नहीं हैं, बल्कि संसार कब्रिस्तान में हैं। तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वह बस संसार कब्रिस्तान को धारण करता है। दूसरा, संसार कब्रिस्तान ने तुम्हें अपना मालिक चुना है और हम यहां तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटाने और तुम्हें एक अमर विशेषज्ञ बनाने में मदद करने के लिए हैं। तुम एक आखिरी सवाल पूछ सकते हो। इस पल विहान गहरे विचार में डूब गया। हालांकि वह संसार कब्रिस्तान की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहता था, उस जानकारी का वह क्या कर सकता था? यह स्पष्ट रूप से प्राचीन युग का कोई खजाना था। विहान ने कुछ सेकंड सोचा और फिर अपना तीसरा सवाल पूछा, मैं बाकी 99 मकबरों को कैसे सक्रिय करूं? अर्मकदेव ने समझाया, इसके केवल 2 तरीके हैं। पहला, तुम्हें पर्याप्त ताकत चाहिए।
जब तक उस मकबरे के भीतर का विशेष जय यह महसूस करता है कि तुम योग्य हो, वह स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाएगा। दूसरा, तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो उन्हें तुम्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर करे। मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूं। तुम शायद सोचते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन इन 100 विशेषज्ञों में मैं सबसे कमजोर हूं। विहान स्तब्ध रह गया और उसका दिल उथल पुथल में डूब गया। ऐसा भयानक विशेषज्ञ वास्तव में सबसे कमजोर था। क्या यह हो सकता है कि बाकी प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ वे लोग हों जो अंतरिक्ष को चीर सकें और तारों को नष्ट कर सकें? विहान को अचानक हुआशिया के गहराई में स्थित कुनलुन पर्वतों की याद आई। वह वहां केवल 5 साल रहा था, फिर भी वह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गया था। अगर दुनिया में कहीं और कुनलुन पर्वतों जैसे अन्य स्थान हों, तो वे कितने भयानक होंगे। एपिसोड 139। ऐसा लगता था कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया भी सरल नहीं थी। अर्मकदेव की मदद के बिना, हालांकि पुलकित तोमर उसे मार नहीं पाता, लेकिन वह भी उसे मार नहीं पाता। चूंकि पुलकित तोमर ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में शीर्ष 400 में था, इसका मतलब था कि हुआशिया में कम से कम 400 ग्रैंड मास्टर उससे अधिक मजबूत थे। इसके अलावा प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। जब विहान गहरे विचार में डूबा हुआ था, अर्मकदेव की आवाज अचानक गूंजी, मेरे पास अभी 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों में मैं तुम्हें वह सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा जो मैं जानता हूं। तुम कितना समझ पाओगे, यह तुम्हारी किस्मत और मेहनत पर निर्भर करेगा। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सच्ची क्यूई को उसकी सीमा तक संचालित करो। ठीक है। विहान पैर मोड़कर बैठ गया और अचानक उसे कुछ याद आया। उसने 2 तीसरे ग्रेड 7 पैटर्न गोलियां निकाली जो उसने पहले बनाई थीं। उन्हें खाने के बाद उसने जल्दी से 9 हेवन आर्किन्सना तकनीक को संचालित किया और उसके शरीर से एक सुनहरी आभा रिसने लगी। अर्मकदेव थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से बोला, तुम्हारी साधना तकनीक प्रभावशाली है और तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। यहां तक कि संसार कब्रिस्तान के बिना भी, जब तक तुम समय से पहले नहीं मरते, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। यह कहने के बाद अर्मकदेव ने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और एक शक्तिशाली आभा उसकी उंगली के चारों ओर एकत्रित हो गई। फिर उसने उंगली को विहान के माथे पर लगाया और पूरा कमरा तुरंत अंधेरा हो गया। अंधेरे के बीच तारों की रोशनी प्रकट हुई और विहान के दंतियन में प्रवेश कर गई। विहान, अर्मकदेव बोले। उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। विहान ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से अर्मकदेव को देखा। उसे एहसास हुआ कि अर्मकदेव की छायादार आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह और मंद होती जा रही थी। फिर उसके दिमाग में जानकारी का एक बड़ा झोंका आया। हर तरह की मार्शल तकनीकें और साधना विधियां थीं, साथ ही कुछ लड़ाइयों और अनुभवों की यादें भी। हालांकि ये यादें टुकड़ों में थीं। वह स्पष्ट रूप से उन्हें अब पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थ था। संसार कब्रिस्तान के मालिक के रूप में तुम्हें 100 शक्तिशाली विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब क्या तुम मुझे गुरु कहने को तैयार हो? मैं वास्तव में नहीं चाहता कि मेरी मार्शल कला इस दुनिया से गायब हो जाए। गुरु, विहान ने थोड़ा भावुक होकर कहा। अर्मकदेव ने लगातार 3 बार अच्छा कहा। मैं, अर्मकदेव, व्यर्थ ही नहीं जिया। मुझे आशा है कि तुम और मैं भविष्य में फिर से मिलने का मौका पाएंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, अर्मकदेव की छायादार आकृति पूरी तरह से गायब हो गई और एक तारों की रोशनी की किरण बनकर विहान के माथे में प्रवेश कर गई। विहान स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अर्मकदेव के आखिरी शब्दों का क्या मतलब था। क्या वे वास्तव में फिर से मिलेंगे? अगर मकबरा टूट गया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अर्मकदेव इस दुनिया से गायब हो गए और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गए? उस पल विहान ने अपने दंतियां से शक्ति उमड़ते हुए देखी। वह वास्तव में एक सफलता के करीब था। जब वह जानकारी को समझ रहा था, तब वह आत्मा खोलने के क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि उसके द्वारा खाई गई गोलियों के औषधीय प्रभाव अभी भी बाकी थे। गड़गड़ाहट। चूंकि ऐसा है, तो मैं आज क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सफलता हासिल करूंगा। एक तेज चीख ने पूरे पेंट हाउस स्वीट को हिला दिया, क्योंकि आध्यात्मिक झटके की लहरें पूरे स्थान में गूंज उठीं।
धीरे धीरे यहां तक कि कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग भी कंपन करने लगी। टॉमसन कॉन्डोमिनियम के अनगिनत अमीर निवासी नीचे की ओर भागे, क्योंकि आपातकालीन अलार्म लगातार बज रहा था। पूरा भवन अराजकता में डूब गया। सुरक्षा गार्डों ने व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जबकि टॉमसन कॉन्डोमिनियम के प्रशासकों और डेवलपर्स ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्हें लगा कि यह भूकंप था, लेकिन रिवर सिटी का बाकी हिस्सा ठीक था। केवल उनकी इमारत कांप रही थी। यह बेहद भयानक था। डेवलपर अपने उत्पाद पर बहुत आश्वस्त था, क्योंकि उन्होंने हमेशा सर्वश्रेष्ठ सामग्री और कारीगरों का उपयोग किया था। उच्च स्तरीय बाजार की सेवा करते हुए वे कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन इमारत इतनी जोर से क्यों कांप रही थी? लॉबी पहले से ही पत्रकारों से घिरी हुई थी। ठीक जब सभी इस मामले की रिपोर्ट करने वाले थे, कांपना अचानक रुक गया। उस पल सबसे ऊपरी मंजिल के अपने गुप्त कमरे में विहान ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चारों ओर एक हल्की आध्यात्मिक आभा उमड़ रही थी, जिससे वह कुछ हद तक अलौकिक लग रहा था। विहान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्यूई परिवर्तन क्षेत्र, सफलता। अगर पुलकित तोमर फिर से मेरे सामने खड़ा होता, तो मुझे विश्वास है कि मैं उसे आसानी से मार सकता था। बाहरी दुनिया में आध्यात्मिक क्यूई की कम घनत्व को देखते हुए उसने उम्मीद की थी कि उसकी साधना गति धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। हालांकि यहां आने के बाद से उसने कई बार सफलता हासिल की थी। ये बस अकल्पनीय था। विहान को अचानक कुछ याद आया और उसने काला पत्थर निकाला। संसार कब्रिस्तान के अंदर उसने देखा कि एक मकबरा टूटा हुआ था। हालांकि एक और मकबरा हल्के से चमक रहा था। हालांकि यह बहुत मंद था, यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अगर उसकी ताकत और बढ़ती, तो वह भविष्य में इस मकबरे को सक्रिय कर पाता। प्रकाश का हल्का घेरा इतना उज्ज्वल नहीं था कि वह उस पर प्राचीन पाठ को पढ़ सके, लेकिन उससे निकलने वाली प्राचीन और उजाड़ भावना ने उसे चौंका दिया। उस पल उसकी जेब में फोन बजा। विहान ने अपने विचारों को समेटा और पाया कि यह प्रिया का फोन था। विहान, तुम अभी कहां हो? दूसरी ओर से एक तत्काल आवाज सुनाई दी। मैं घर पर हूं। कौन सा घर? जल्दी बताओ। विहान को यह अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, टॉमसन कॉन्डोमिनियम। तुम अभी भी वहां क्यों हो? अभी वहां भूकंप आया था। क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया? भूकंप? नहीं, मैं पूरे समय घर में था। फोन के दूसरी ओर प्रिया ने राहत की सांस ली और अचानक उसे कुछ याद आया। चूंकि तुम ठीक हो, तो तुम जिया चौहान के यहां क्यों नहीं आए? आज उसका जन्मदिन है। सब लोग यहां हैं। शायद तुम ही एकमात्र गायब हो। वह दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। विहान ने अपने माथे पर हाथ मारा। मार्शल आर्ट्स अखाड़े की घटना ने उसे यह भुला दिया था। बिना और देर किए उसने फोन काट दिया, एक कस्टम मेड सूट पहना, टीयर्स ऑफ स्टार्स को लिया और नीचे की ओर चल पड़ा। उसी समय रिवर सिटी में एक भूमिगत आधार में जितेंद्र राणावत तन्मय की रिपोर्ट सुनने के बाद गहरे विचार में डूब गए। तुमने कहा कि विहान ने 3 ग्रैंड मास्टर्स को मार डाला, जिसमें पुलकित तोमर भी शामिल था। यह कैसे संभव है? तन्मय ने सिर हिलाया और कहा, जतिन राठौड़ और कुलदीप देशमुख की मौतें पूरी और करारी हार का नतीजा थी। विहान बहुत मजबूत है। हालांकि पुलकित तोमर की मौत थोड़ी अजीब थी। मेरी एकमात्र छाप यह थी कि पुलकित तोमर का शरीर फट गया, लेकिन मुझे इसके पीछे का कारण नहीं पता। एक छाप? जितेंद्र राणावत ने अपने हाथ में एक गोली के साथ खेलते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? तन्मय ने अपना सिर छुआ। मुझे भी नहीं पता। मैं कितना भी सोचूं, मुझे और कुछ याद नहीं आता। स्मृति मिटाई गई। जितेंद्र राणावत ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और अचानक कहा। तन्मय चौंक गया। ध्यान से सोचने पर वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुछ यादें खो गई हों। एपिसोड 140। क्या इसमें कोई क्षमता उपयोगकर्ता शामिल था? मानसिक क्षमता उपयोगकर्ता वास्तव में दूसरों की यादों को मिटा सकते थे। जितेंद्र राणावत अचानक खड़े हो गए और तन्मय की ओर चले गए। उनकी उंगलियों ने तन्मय की छाती पर लगे बटन को पकड़ा और उसे खींच लिया। क्या मैंने कुछ गलत किया? जितेंद्र राणावत ने तन्मय की अनदेखा किया और पूछा, क्या तुमने वही कपड़े पहने हैं जो मैंने तुमसे कल पहनने को कहा था? हाँ, तन्मय ने सिर हिलाया। अच्छा,
जितेंद्र राणावत ने बटन को फाड़ दिया और एक छोटी सी चिप प्रकट हुई। फिर उन्होंने सावधानी से चिप को एक डिवाइस में डाला और उसे कंप्यूटर में प्लग कर दिया। तन्मय स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बटन में इतना उन्नत उपकरण छिपा हुआ था। वास्तव में यह अर्मक देव की अपेक्षाओं से भी परे था। जितेंद्र राणावत ने कंप्यूटर पर वीडियो फाइल खोली और मार्शल आर्ट्स अखाड़े का दृश्य चलने लगा। पहले तो दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब वे उस हिस्से तक पहुंचे जहां विहान ने एक ही ठोकर से पूरे मार्शल आर्ट्स मंच को नष्ट कर दिया, वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हिस्सा उन्होंने ठंडी हवा में एक सांस खींची और उनके शरीर हल्के से कांपने लगे। क्या विहान अभी भी इंसान था? शायद केवल ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 50 विशेषज्ञ ही ऐसा करतब कर सकते थे। हालांकि विहान केवल अपने 20वें साल में था, जबकि वे शीर्ष 50 विशेषज्ञ कई वर्षों से प्रसिद्ध थे। शुरुआत में दोनों ने सोचा था कि एक बार विहान ने पुलकित तोमर को मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हालांकि जब उन्होंने देखा कि विहान ने एक काल्पनिक तलवार को संकेंद्रित किया और उस भागते हुए विशेषज्ञ को मार डाला, तो वे सांस लेना भी भूल गए। जितेंद्र राणावत की पीठ पसीने से भीग गई। भले ही नहीं वह अपने सारे त्रुप के पत्ते इस्तेमाल कर लेता, वह उस अजीब काल्पनिक तलवार को नहीं रोक पाता। इसे अब राक्षसी नहीं कहा जा सकता था। विहान का आखिरी हमला सचमुच स्वर्ग विरोधी था। जितेंद्र राणावत ने जल्दी से डिवाइस को अनप्लग किया और कंप्यूटर पर मौजूद सारा डेटा मिटा दिया। फिर उसने कंप्यूटर को तोड़ दिया और उसे धूल में बदल दिया। जितेंद्र राणावत ने तन्मय को देखा और गंभीरता से कहा, तन्मय, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, तुम्हें इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। हाँ सर। तन्मय की आवाज अब भी कांप रही थी। पर्ल रिवर विला। यहां का माहौल हलचल भरा और उत्सवमय था। विला के बाहर दर्जनों लग्जरी कारें खड़ी थीं और सबसे सस्ती लग्जरी कार भी 50 लाख रुपए की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज चौहान परिवार की बेटी का जन्मदिन था। इस समय विला की चौथी मंजिल पर एक विशाल कमरे में एक सुंदर आकृति फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी। लड़की के सुनहरे लहराते बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने एक कस्टम निर्मित इवनिंग गाउन पहना हुआ था जो उसकी आकृति को उभारता था। यह स्वाभाविक रूप से जिया चौहान थी। उस पल एक जोड़ी पतली भुजाओं ने जिया चौहान की कमर को लपेट लिया। जिया, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम मुंह क्यों लटका रही हो? विहान वास्तव में बहुत देर कर रहा है। तुम्हें बाद में उसे सख्त सजा देनी चाहिए। जिया चौहान मुड़ी और उसकी उदासी एक पल में गायब हो गई क्योंकि उसने एक मुस्कान दिखाई। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा। ऐसा क्यों लगता है कि तुम और बड़ी हो गई हो? उसने हाथ बढ़ाया और दूसरी लड़की का चेहरा छुआ। प्रिया ने जिया चौहान पर आंखें तरेरी और नकली गुस्से में कहा, जिया, तुम हमेशा मेरा फायदा क्यों उठाती हो? जिया चौहान फूल की तरह मुस्कुराई। हाँ हाँ, यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम इतनी प्यारी हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा धक्का देकर खोला गया। जिया चौहान की मां अंदर आई और हल्के से खांसा। जिया, नीचे कुछ महत्वपूर्ण मेहमान हैं। मेरे साथ चलकर उन्हें अभिवादन करो। साथ ही तुम्हारा जन्मदिन भोज शुरू होने वाला है। जिया चौहान ने सिर हिलाया और प्रिया का हाथ पकड़ा। चलो, साथ में नीचे चलते हैं। भोज में जो कुछ भी पसंद आए थोड़ा खा लेना, और मैं अपने कर्तव्यों से निपटने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ठीक है। जन्मदिन भोज की मुख्य पात्र के रूप में जिया चौहान को अनगिनत लोगों ने घेर लिया जो उसे बधाई दे रहे थे। उसने प्रत्येक को हल्के से सिर हिलाकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जिया चौहान की मां ने उसके कान में फुसफुसाया, एक व्यक्ति से तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। यह तुम्हारे मंगेतर के बारे में है। जिया चौहान चौंक गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मां ने सिर हिलाया। मुझे पूरा करने दो। हालांकि वह लड़का नहीं आया, सोलंकी परिवार ने हमारा समर्थन करने के लिए एक विशेषज्ञ भेजा है। उसका का नाम दिव्येंदु सोलंकी है और कहा जाता है कि वह हुआशिया की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के शीर्ष 500 में प्रवेश कर चुका है। हालांकि हमारा चौहान परिवार एक बड़ा परिवार है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा कमी मार्शल शक्ति की है।
थोड़ी देर बाद उसकी मां जिया चौहान को एक अधेड़ उम्र के पुरुष के पास ले गई। जब उसकी मां ने उस अधेड़ पुरुष को देखा तो वह जल्दी से उसके पास गई और मुस्कुराई। मिस्टर दिव्येंदु, आप मेरी बेटी के जन्मदिन समारोह में इतनी दूर से आए हैं। आपकी मौजूदगी ने वास्तव में हमारे पूरे घर को रोशन कर दिया है। जब दिव्येंदु सोलंकी ने उसके शब्द सुने, उसकी नजर जिया चौहान पर पड़ी। उसे इतना सुंदर देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। मिस जिया, जन्मदिन मुबारक। मैं यहां युवा मास्टर की ओर से आया हूं। युवा मास्टर अभी एकांतवास में हैं और व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सके। कृपया उन्हें माफ करें। उसकी मां ने तुरंत हस्तक्षेप किया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर सोलंकी एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा है। प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवा मास्टर सोलंकी ने आपको यहां भेजा क्योंकि वे जिया को बहुत महत्व देते हैं। दिव्येंदु सोलंकी ने सिर हिलाया। उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मिस जिया, इस जन्मदिन समारोह के बाद युवा मास्टर सोलंकी आपको सोलंकी परिवार के विला में आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकें। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? हालांकि यह एक सवाल था, उसका लहजा कुछ और कह रहा था। आखिरकार सोलंकी परिवार के अनुरोध को कौन ठुकराने की हिम्मत करता? जिया चौहान ने अपने होंठ काटे और सिर उठाया। उसने गंभीरता से कहा, मैं युवा मास्टर सोलंकी के दयालु निमंत्रण की सराहना करती हूं, लेकिन मेरे पास पहले से एक नियुक्ति है जिसमें मुझे शामिल होना है। एक अस्वीकृति। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई, लोगो डिस्क्रिप्शन में दिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और पैसे डोनेट करके मुझे सपोर्ट करो भाइयों। एक बात आप भी सोचो, मैं इतनी मेहनत से स्टोरी बनाता हूं और फिर उसे एडिट करके अपलोड भी करता हूं, फिर भी मुझे यूट्यूब से अभी तक एक पैसा भी नहीं मिला है। तो भाइयों, पैसे डोनेट करो और सपोर्ट करो भाइयों।